मेरे पीछे लोगों की एक तवील कतार थी। पहले मुझे लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ और वाकई किसी इमदादी कैंप की राशन या रकम की वसूली की कतार में खड़ा हूँ, मगर ये एक मुनफरिद कतार थी। यहाँ लोग कुछ लेने के लिए नहीं खड़े थे। सामने एक दरवाज़ा था जिसके पीछे एक मेज़ पर कोई साहब बैठे बारी बारी लोगों को अंदर बुला रहे थे। उस मेज़ के पीछे क्या था ये कोई नहीं जानता था, या कम से कम मैं नहीं जानता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हर शख्स के हाथ में एक गठड़ी थी जिसकी जसामत हर शख्स के लिहाज से मुख्तलिफ थी। मैंने खुद पर नजर की तो देखा कि मेरा हाथ और दामन बिल्कुल खाली है और मेरे साथ जो गठड़ी टंगी थी उसमें भी बजुज ख्वाहिशात के कुछ ना था। मैं घबरा गया कि मैं उस मेज वाले बाबू के पास क्या जमा करवाऊंगा। आखिर मुझे उस कतार में खड़े होने की जरूरत ही क्या थी? अगर यहाँ पर भी सबके सामने शर्मिंदगी ही झेलनी थी तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी बारी आ गई और मैं खुद को कोसता हुआ बोझल कदमों से दरवाजा पार करके उस बाबू के सामने जाकर खड़ा हो गया। नाम? मेज वाले बाबू ने मुझसे पूछा। जी आतिफ अली। बाबू ने रजिस्टर में जल्दी जल्दी सफ़े पलटे और फिर सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर अब इस्तेजाब था, गोया उसने रजिस्टर में मेरे बारे में कुछ अजीब सी चीज पढ़ ली हो। कुछ लहजे हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर उसने मुझसे पूछा, वजह मौत? जी खुदकुशी, मैंने थूक निगलते हुए बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। बाबू के चेहरे पर अब थोड़ा इत्मीनान था, गोया वो जान गया हो कि मैं इस कटी फटी हालत में यहां क्या कर रहा हूं। उसने कुर्सी की पुश्त पर कमर सीधी की और बोला, तुम जानते थे कि खुदकुशी हराम है? जी मैं जानता था, मैंने कहा। वो बोला, फिर भी? और तुम ये भी जानते थे कि खुदकुशी तुम्हारी मौत का वक्त तब्दील नहीं कर सकती, और अगर तुम ये काम ना भी करते तो तब भी मौत ने तुम्हें वक्ते मुकर्ररा पर ही आ लेना था। कम से कम हराम मौत तो ना मरते। मैं सर झुकाकर उसकी बातें सुन रहा था, मगर मेरे अंदर का लावा अब फटने के करीब पहुंच चुका था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि ज़ब्त कायम रहे, मगर फिर भी बोल पड़ा, अगर आप यहाँ मुझे जलील करने के लिए बिठाए गए हैं तो आप नाकाम हैं कि मैं इससे ज़्यादा जिल्लत पीछे दुनिया में देख आया हूँ। और अगर ये मेरे हिसाब किताब का हिस्सा है और मेरा रब चाहता है कि मैं दुनिया के बाद आखिरत में भी बेइज्जत रहूं, तो मुझे अपने रब का फैसला मंजूर है। मेज वाला बाबू अब कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया था। उसके चेहरे पर एक अमीक संजीदगी थी। उसने पूछा, मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या हालात थे जिनकी वजह से तुम इस फैसले पर मजबूर हुए। मुझे एक लहजे को समझ ही ना आई कि कहाँ से शुरू करूं। कोई एक वजह होती तो शायद मुझे इतना सोचना ना पड़ता। बचपन से लेकर आधे घंटे पहले तक कि जब मैं यहाँ पहुंचा था, मैंने हर लहजा ही तो मौत की ख्वाहिश की थी। मुझे बचपन से ही अंदाजा हो गया था कि मेरी हर ख्वाहिश मौत से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। बिरयानी खानी है तो साथ वाली बस्ती में किसी अमीर के घर होने वाली मौत का इंतजार कि वहां जाकर कुरान खानी करो और सवाब के बदले बिरयानी का सौदा करो। मोहल्ले में खेलने के लिए जगह चाहिए तो बड़े लड़कों के मरने की दुआ करो कि उनके होते हुए उस जगह पर खेलना नामुमकिन था। जब बड़े हो और इस काबिल हो जाओ कि बजोरे बाजू जगह हासिल कर सको तो वर्कशॉप के मालिक के मरने की दुआ करो, जो सुबह 9 से रात 11 बजे तक गधों की तरह मुशक्कत करवाता था और खेल तो क्या सांस लेने तक की मोहलत तक को नमक हरामी गर्दानता था। शादी करनी है तो
पसंद की शादी की ख्वाहिश में फीते के मरने की दुआ करो कि उसके पास मोटरसाइकिल थी और जमीला ने उसके लालच में मुझसे मंगनी तोड़कर उससे ब्याह रचा लिया था। जब शादी हो जाए अपनी तो सुकून की ख्वाहिश में रशीद पठान की मौत की दुआ करो, जो हर माह सूद की किस्त लेने के लिए दरवाजे पर आ धमकता था। जिंदगी में ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जिसमें मौत किसी न किसी बहाने से दूर न आती हो। और कल तो हद ही हो गई थी। पिछले 2 माह से मैं बेरोजगार था और मोहल्ले के सब दुकानदार अब मजीद उधार देने से इनकारी थे। बच्चे सुबह से भूख की वजह से रो रहे थे। आज उन्होंने तय कर लिया था कि वो ये चाइनीज सूप नहीं पिएंगे जिसका जायका बिल्कुल पानी की तरह होता है। और अम्मा के कहने के बावजूद उसके खत्म होने के बाद उसके प्याले में वो मुर्गी की बड़ी वाली बोटी नहीं आती जिसका अम्मा ने वादा किया होता था। मुझसे बच्चों का इस हालत में रोना देखा नहीं जा रहा था। बेरोजगार सही, मगर बहरहाल मैं बाप तो था ही। मैंने बच्चों को साथ लिया और रशीद की दुकान से उधार लेने के लिए निकल पड़ा। बच्चे भी बाहर आकर बहल गए थे कि एक तो आम हालात में उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी कि ख्वामख्वाह बाहर जाएंगे, और मोहल्ले के दूसरे बच्चों को खाता पीता देखकर ख्वाहिशात नामी जानलेवा बीमारी साथ लेकर घर आएंगे। और दूसरा, उन मासूमों को ये लगता था कि अब्बा खाना लेने जा रहे हैं बाजार, और ये खाना घर वाले खाने की तरह नहीं होगा, बल्कि उसके ख़त्म करने के बाद उसमें वाकई मुर्गी की बड़ी वाली बोटी निकलेगी। उस मुर्गी की बोटी का तस्वुर उन दोनों नन्हे ज़हनों के लिए बड़ा निशात अंगेज था। उन्होंने आज तक कभी मुर्गी चखी ही नहीं थी। वो दोनों बच्चे अक्सर इस एक कमरे के घर में बैठकर इस बात पर बहस किया करते थे कि मुर्गी का जायका कैसा होता होगा। उस वक्त भी दोनों उस मुर्गी की बोटी के मुमकिना जायके पर बहस करते हुए मेरे हमरा चल रहे थे। मैं बिला वजह सड़कें नाप रहा था, क्योंकि मुझे रशीद से उधार की तो उम्मीद थी, मगर उस उधार से पहले की जिल्लत के लिए मैं हिम्मत जमा करना चाहता था। मस्जिद के बाहर से गुजरा तो सोचा आज बच्चों को लेकर मस्जिद के बाहर ही बैठ जाऊं कि आने जाने वाले नमाजी ही कुछ मदद कर जाएं। मगर फिर याद आया कि मैं तो खुद इस मस्जिद का बाकायदा नमाजी था। अगर किसी ने मदद करनी ही होती तो मेरा हाल और हुलिया देखकर ही मदद कर देता। वैसे भी मस्जिद अब सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह थी। यहाँ सिवाय मस्जिद की तामीर के किसी भी किस्म की माली इमदाद का सवाल करना गुनाह कबीरा था। ऐसा मौलवी साहब ने पिछले हफ्ते बशीर को बोला था, जो शायद मेरी तरह हफ्तों के फाकों से निढाल होकर मस्जिद में खड़ा हो गया था। मैंने इस ख्याल को तर्क कर दिया और आगे चल पड़ा। सड़क नापते नापते एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैं कच्ची बस्ती से निकलकर अमीरों की बस्ती में दाखिल हो गया हूँ। बच्चे भी अब अपनी बहस भूलकर इर्द गिर्द मौजूद बड़ी बड़ी गाड़ियों और शानदार महलात को हैरत और शौक से देख रहे थे। आज उस अमीर बस्ती में ज़बरदस्त किस्म की चहल पहल थी। थोड़ा और आगे गया तो उसकी वजह समझ आ गई। एक बड़ा सारा कैंप था जिसमें बुनियादी राशन से लेकर खाने पीने की वो तमाम अशिया भी मौजूद थीं जिनके मैं नाम तक से वाकिफ ना था। मेरी बेटी ने एक डब्बे की तरफ इशारा करके मुझे कहा, अब्बा वो देखो जूस। पिछले महीने कल्लू चाचा का बेटा ये वाला जूस पी रहा था। वो बता रहा था कि इसको पीकर बिल्कुल असली आम जैसा मज़ा आता है। अब्बा ये आम का मज़ा कैसा होता है? मेरे पास उसके फजूल सवालों का जवाब नहीं था। मैं तेज कदमों से उन दोनों को लेकर कैंप के अंदर दाखिल हो गया। कैंप में चंद नौजवान लड़के और लड़कियां मौजूद थे जिन्होंने जीन्स के ऊपर पाकिस्तान के झंडे वाली कमीजें पहन रखी थीं। उनमें से एक तेजी से मेरी तरफ आया और बोला, दैट इज द स्पिरिट मैन। सर, आप क्या डोनेट करना चाहेंगे?
मुझे उसकी आधी बात तो समझ आई, मगर मुझे लगा कि वह मुझसे मेरी ज़रूरत का पूछ रहा है। मेरी आंखों के किनारे भीग गए। खुदा ने उन नौजवानों की शक्ल में मेरे लिए फरिश्ते भिजवाए थे। मैंने उससे कहा, बाबू जो आप दे सकते हो दे दो, बच्चों के काम आ जाएगा। मेरी बात सुनते ही गोया नौजवान को बिच्छू काट गया। उसने तमाम लड़के लड़कियों को जमा किया और उसके बाद अगले 5 मिनट तक वो लोग मिलकर मुझे समझाते रहे कि मुल्क के एक कोने में चंद बेघर अफराद हैं और उन सबको हमारी मदद की बेहद ज़रूरत और हमें ज़ाती ज़रूरियात से बालातर होकर उनके बारे में सोचना चाहिए। मैं उन जितना पढ़ा लिखा तो नहीं था कि उनसे बहस करता। मैंने चाहा कि उन्हें मौलवी साहब की सुनाई हुई हदीस सुनाऊं कि तुम्हारे खानदान और मोहल्ले के गरीब का तुम पर पहला हक है। मगर इतनी देर में कुछ ट्रक आकर कैंप के बाहर खड़े हो गए। सब लोगों ने अपने अपने मोबाइल निकाले और उस सामान के साथ एक दूसरे की तस्वीरें लेने लगे। मैं कोने में खड़ा उनके फारिग होने का इंतजार करने लगा। मुझे खड़ी काफ़ी देर हो गई वहाँ पर, तो उनमें से एक लड़की मेरी सिमत आकर बोली, अंकल कैंप में प्लीज़ रश ना लगाएं। इस बार मुझे पता था कि वो मुझसे बाहर जाने के लिए कह रही है। जाते जाते मैंने पलटकर उससे पूछा कि बस्ती वालों के लिए ये कैंप कब लगेगा, तो वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखती हुई अंदर चली गई। अब मैं बाहर आकर ट्रक को भरते हुए हसरत से देखने लगा। मैं और कर भी क्या सकता था। अगर कराची में भी ऑपरेशन हो जाता तो मैं बच्चों को वहीं छोड़ आता, मगर कराची में ना जलजला आता है, ना सैलाब और ना ऑपरेशन। मैं किस्मत का नोहा पढ़ते हुए वापस बस्ती आ गया। रशीद की दुकान पर पहुंचा तो देखा दुकान पर ताला पड़ा था। बराबर वाले मुनीर ने बताया कि वो गांव गया हुआ है और अगले हफ्ते आएगा। उधार का आखिरी सहारा भी डूब चुका था। बच्चे अब भूख के साथ साथ थकन से भी परेशान थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। बेदिली से मैं घर की तरफ चलना शुरू हुआ तो देखा गली के बाहर एनजीओ की नई चमचमाती गाड़ी खड़ी है और मोहल्ले के सब बच्चे उसके शीशे से लगकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। गरीब की जिंदगी में चूंकि वक्त सारी उम्र एक सा रहता है, इसलिए गरीब की दुनिया भी बरसा बरस गुजर जाने के बावजूद एक सी ही होती है। मेरे दोनों बच्चों को मोहल्ले के बच्चों ने घेर लिया और उन्हें बताने लगे कि किस तरह एनजीओ वाली आंटी ने मरहूम जावेद के यतीम बच्चों के लिए हर माह की तरह खिलौने, किताबें, चॉकलेट और मुर्गी का बर्गर लेकर आई हैं और उन्हें दिया है। मेरे बेटे ने सवाल किया, अब्बा ये आंटी इन लोगों के लिए ये सब चीज़ें क्यों लाती हैं? मैंने रसान से उसे समझाया, क्योंकि बेटा वो लोग यतीम हैं। मेरे बेटे ने कमाल मासूमियत से दूसरा सवाल कर डाला, अब्बा हम कब यतीम होंगे? बच्चों को घर पर छोड़कर मैं बड़ी सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक के आगे कूद गया, इस उम्मीद पर कि अगले माह आंटी की गाड़ी हमारे घर भी आएगी। बाबू आप खुद बताओ मैं और क्या करता।